अंडरलाइन कर लो, एक वो मार्कर आता है विशेष चीजों को अंडरलाइन करने के लिए, है ना, ट्रांसपेरेंट, तो वो मार्कर आप काम में ले सकते हो। अब नाभिकीय भौतिकी है क्या? भौतिकी यानी विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम नाभिक से जुड़ी हुई परिघटनाओं, नाभिक की संरचना, नाभिक की आकार, नाभिकीय अभिक्रियाओं, नाभिक की ऊर्जा, नाभिक में उपस्थित जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है जिन्हें हम नाभिकीय कण कहते हैं, उनके मध्य अगर किसी प्रकार का बल लग रहा है तो उस बल के बारे में हम अध्ययन करते हैं। यानी हम इन जनरल कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि नाभिक से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उसका जिस विज्ञान की शाखा में, फिजिक्स की भौतिक विज्ञान की शाखा में हम अध्ययन करते हैं, उस भौतिक विज्ञान की शाखा को हम कहते हैं नाभिकीय भौतिकी। ठीक है, अब नाभिक के बारे में पता कैसे चला, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। और नाभिक की संरचना कैसी होगी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। नाभिक की संरचना और नाभिक के बारे में कैसे पता चला उसकी अगर हम बात करें तो रदरफोर्ड ने जब परमाणु प्रकीर्णन प्रयोग किया, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि दो दृढ़ आधारों के बीच में एक स्वर्ण पन्नी, सोने की पतली पन्नी को दृढ़ आधारों के बीच पे कस दिया। कसने का कारण केवल एकमात्र था कि ये पन्नी हिले नहीं, अपनी जगह पर रहे, और इस पर अल्फा कणों की बौछार कराई। अल्फा कण जो होते हैं वो हीलियम के नाभिक के को हम कहते हैं, हीलियम में से अगर हम इलेक्ट्रॉन को हटा दें तो जो शेष नाभिक है वो अल्फा कण कहलाता है। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि दो न्यूट्रॉनों और दो प्रोटॉनों से मिलकर बना हुआ जो नाभिक है वो अल्फा कण कहलाता है। तो अल्फा कण की इस पर बौछार कराई, तो बौछार कराने पर उन्होंने ये देखा कि जितने भी अल्फा कण थे उनमें से अधिकांश अल्फा कण जो है वो सीधे जा रहे थे, कोई उनकी दिशा में परिवर्तन नहीं हो रहा, अधिकांश अल्फा कण। अब सोचो कि आपने कोई पत्थर फेंका, आपने कोई चीज को गतिशील कराया किसी स्थान पर और वो वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है, कहीं भी मुड़ नहीं रही है, इसका मतलब उसको मोड़ने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी अवरोध रास्ते में नहीं है। उसको मोड़ने के लिए किसी भी प्रकार का कोई अवरोध रास्ते में नहीं है। तो इस आधार पर यह कहा गया कि परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो खाली होता है, अधिकांश भाग खाली है। फिर इन्होंने ये देखा कि कुछ अल्फा कण ऐसे भी थे जो कम कोण से अपने पथ से विचलित हो रहे थे, कुछ कण ऐसे थे अल्फा कण जो ज्यादा कोण से अपने पथ से विचलित हो रहे थे, पर जो कम कोण से विचलित हो रहे थे उनकी संख्या ज्यादा थी और जो ज्यादा कोण से विचलित हो रहे थे उनकी संख्या कम थी। ठीक है, अब पहली बात तो ये विचलन क्यों हुआ होगा इसकी चर्चा अगर हम करें तो हम सब जानते हैं कि जो परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और परमाणु में नाभिक होता है। ठीक है, लेकिन उस समय तक ऐसा कुछ भी पता नहीं था। ठीक है, अब अगर अल्फा कण आ रहा है और यहां से विचलित हो रहा है तो डेफिनेटली इस अल्फा कण पर कोई ना कोई बल जरूर लग रहा होगा, कोई ना कोई बल जरूर लग रहा होगा। अब अगर मैं ये कहूं कि ये जो परमाणु है, ये परमाणु है, इसके पास में से अल्फा कण निकल रहे हैं और अधिकांश अल्फा कण जो है वो सीधे निकल गए और कुछ अल्फा कण जो है वो प्रकीर्णित हो गए। प्रकीर्णित होने वाले जो कम एंगल से प्रकीर्णित हुए अल्फा कण उनकी संख्या ज्यादा है। तो पहली बात तो कम एंगल से कौन प्रकीर्णित होगा, ज्यादा एंगल से कौन प्रकीर्णित होगा? कम एंगल से वो कण प्रकीर्णित होगा, वो कण विचलित होगा जिस पर इस परमाणु द्वारा लगाया गया जो भी बल है वो कम कार्य कर रहा, उसकी क्षमता कम हो, उसका मान कम हो। और जो ज्यादा कोण से प्रकीर्णित हो रहा है इसका मतलब इस परमाणु के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है इस अल्फा कण पर जो भी बल लगाया जा रहा है वो बल जो है वो ज्यादा है। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को।
पर एक बात तो तय थी कि ये प्रकीर्णित हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, यानी कि इस अल्फा कण पर बल लग रहा है। अब अल्फा कण पर बल लग रहा है तो ये बल लगाया किसने? ये बल लगाया किसने? ये बल जो है अल्फा कण की अगर हम बात करें तो उसमें 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं, यानी अल्फा कण जो होता है वो धन आवेशित होता है। तो अब धन आवेश पर तो 2 ही लोग बल लगा सकते हैं, एक तो ऋणावेश और एक खुद धनावेश। अगर ऋणावेश इस पर बल लगाएगा तो ये अल्फा कण आकर्षित होने चाहिए थे, ठीक है ना। हम ये सोचें कि जो परमाणु है उसके ऋणावेश ने इस पर बल लगाया है, तो ये अल्फा कण क्या होने चाहिए? सारे के सारे अंदर आने चाहिए, एक ही जगह आने चाहिए आकर्षित होकर के, सारे के सारे जो भी जा रहे हैं वो सब आकर्षित होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ अगर ये एक ही जगह नहीं आ रहे हैं और एक ही जगह इन अल्फा कणों की संख्या का मान बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आकर्षित तो नहीं हो रहे। तो फिर दूसरा जो कारण है वो हो सकता है अल्फा कण जो कि धनावेशित है, परमाणु के धनावेश से प्रतिकर्षित हो रहा है, ठीक है। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये जो धनावेश है इस अल्फा कण को अगर प्रकीर्णित कर रहा है, विचलित कर रहा है, तो देखो बच्चों, अगर 2 लोगों की हम बात करें, इस प्लस आवेश की बात करें 1 और 2 की, तो हम सब जानते हैं कि जब 2 धनावेश एक दूसरे के निकट रखे होते हैं तो ही एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, दोनों एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। यानी कि अल्फा कण भी इस धनावेश, अल्फा कण जो कि हम कह रहे हैं 1, ठीक है ना, ये 1 जो है वो अल्फा कण का धनावेश है और ये जो 2 है वो परमाणु का धनावेश है। अल्फा कण इस परमाणु पर एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा और परमाणु जो है वो अल्फा कण पर एक प्रतिकर्षण बल लगाना चाहिए, परमाणु के धनावेश पर प्रतिकर्षण बल लगाना चाहिए। तो ये जो अल्फा कण है ये विचलित क्यों हुआ? परमाणु का नाभिक विचलित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बल तो दोनों बराबर लगा रहे हैं। अब सोचो कि एक छोटा बच्चा आता है और वो एक बड़े बच्चे को धक्का देता है, जितना बल छोटा बच्चा लगा रहा है ठीक उतना ही बल अगर बड़ा बच्चा उस छोटे बच्चे पर बल लगाए, तो मुझे ये बताओ बच्चों कि छोटे बच्चे के नीचे गिरने की संभावना ज्यादा होगी या बड़े बच्चे के नीचे गिरने की संभावना ज्यादा होगी? डेफिनेटली छोटे बच्चे की, यानी कि बल तो बराबर लग रहा है, लेकिन उस बल का प्रभाव हमेशा कम क्षमता वाले पर ज्यादा होता है और ज्यादा क्षमता वाले पर कम होता है। इसका मतलब यह था कि जो अल्फा कण है वो प्रकीर्णित हो रहा है, तो ये बात तो फैक्ट है कि ये परमाणु का जो धनावेश है उसमें इतनी क्षमता है कि वो इस अल्फा कण को विचलित कर रहा है, उस पर बल लगा रहा है, उसको प्रकीर्णित कर रहा है। मतलब इस परमाणु का धनावेश ज्यादा प्रभावी होना चाहिए। और इस बात का एक प्रमाण और है ध्यान से समझना मेरी बात को। एक प्रमाण और है इस बात का कि जो बहुत पास, या हम कहें कि कुछ अल्फा कण है वो बहुत अधिक कोण से भी प्रकीर्णित हो रहे थे, और बहुत अधिक कोण से तो तभी प्रकीर्णित हो सकते हैं जब इन पर बहुत ज्यादा बल लगे। तो ये तो तय हो गया कि परमाणु में जो धनावेश है वो इस पर बल लगा रहा है, और ये जो परमाणु का धनावेश बल लगा रहा है इसका जो मान है वो इस अल्फा कण के धनावेश से बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है। अब परेशानी क्या है? अगर मैं मानूं कि ये जो स्वर्ण पन्नी है इसका नाभिक ए है, 1 मिनट के लिए मान लो कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 ही प्रोटॉन थे, ठीक है ना, 1 मिनट के लिए अपन मान लेते हैं। हाँ, एकार्थ पारिक कुछ पूछना चाहता है, बोलो बेटा। सोच रहा था कि जो सर उदासीन जो वस्तु होती है वो भी तो धनावेशित वस्तु को आकर्षित कर सकती ना? नहीं, उदासीन कैसे करेगी सर धनावेशित केवल वस्तु को तो उदासीन वस्तु धनावेशित वस्तु को केवल गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा ही आकर्षित कर सकती है, और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ना वो परिमाण में इतना छोटा होता है कि छोटी वस्तुओं में इसको प्रेषित नहीं किया जा सकता। और अल्फा कण जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के बना हुआ है। अब आप सोचो कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी पदार्थों में से बहुत सारी गैसें ऐसी हैं, इनमें से जो गैसें हैं केवल उनकी बात करें हम, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, ये हमारे हवा में फैली हुई है ना। नाइट्रोजन जो है
उसमें 7 तो होते हैं न्यूट्रॉन और 7 ही होते हैं प्रोटॉन। और नाइट्रोजन के एक अणु में जो कि N2 होता है, टोटल 28 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ध्यान से समझ रहा मेरी बात को। और ऑक्सीजन के एक अणु O2 में टोटल 32 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। पर इतनी संख्या होने के बाद में भी क्या आपको वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणु दिखाई देते हैं? नहीं। नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ इसका मतलब कि 32 न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का द्रव्यमान बहुत कम है और ये हवा में ही उड़ते रहते हैं ना। इसका मतलब पृथ्वी द्वारा, जो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना ज्यादा है, उसके द्वारा भी इन लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल का मान बहुत कम है। तो अल्फा कण में तो 2 ही न्यूट्रॉन और 2 ही प्रोटॉन है। ये अगर किसी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगावे तो उसका मान इतना कम होगा कि उस गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव को प्रेक्षित होगा ही नहीं। देखो, आवेशित वस्तु पर 3 तरह की चीज, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल, एक आवेश पर दूसरा आवेश, और एक अगर ये आवेश गतिशील है तो ये चुंबक की तरह भी व्यवहार करता है, यानी इस पर एक चुंबक भी बल लगा सकता है। लेकिन उदासीन अगर कोई पिंड है ना, अगर उदासीन कोई पिंड है तो वो किसी पर बल तब ही लगा सकता है जबकि उसका कोई एक आवेश एक जगह बहुत सारी मात्रा में हो और दूसरा आवेश बिखरा हुआ हो। मैं वही आपको समझाने वाला था, अभी आपको समझ में आ जाएगा। परमाणु उदासीन नहीं होता बच्चों। परमाणु जो होता है ना वो धनावेशित नहीं होता है, परमाणु उदासीन नहीं होता है। परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो आवेश है वो बराबर होता है। तो उदासीन वस्तु अगर दोनों का आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है तो वो किसी भी आवेश पर बल नहीं लगा सकता। अगर कोई उदासीन वस्तु है और इसमें धनावेश और ऋणावेश एक समान रूप से वितरित है तो ऐसी स्थिति में ये किसी भी आवेश पर कोई भी बल नहीं लगा पाएगा। केवल आवेश पर आवेशित वस्तु ही बल लगा सकती है। तो अब जो मैं बात कर रहा था उसी पर मैं आ रहा हूं, ध्यान से समझना, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी मैं कहां पहुंच रहा हूं। तो ये जो सोने के पन्नी है, इसमें सोने के नाभिक को अगर हम माने कि मेरे को एग्जैक्टली, क्योंकि स्वर्ण नाभिक का जो परमाणु क्रमांक है वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितने होते हैं, पर जितने भी होते होंगे, अपन एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लो इसमें 25 तो इलेक्ट्रॉन है और 25 ही है इसमें प्रोटॉन। ठीक है, 25 इलेक्ट्रॉन और 25 ही प्रोटॉन है। अब प्रश्न ये उठता है कि सोने के नाभिक के पास में से जब अल्फा कण निकल रहा था तो अल्फा कण प्रकीर्णित हुआ, विक्षेपित हुआ, विचलित हुआ। ये तो हम ऑलरेडी सिद्ध कर चुके हैं कि ये आकर्षित तो नहीं हुआ होगा, ये आकर्षित तो नहीं हुआ होगा। आशुतोष ने बताया है कि ऑरम यानी कि सोने के लिए 79 होता है इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, हम 79 ही लिख देते, इसने कहा है तो हम इसकी बात मानते हुए 79 लिख देते। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है इसलिए मैंने 25-25 लिख दिया था, ऐसे ही। उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वैसे जो समझाना चाहता हूं मैं उस पर अपन पहुंच जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसे आकर्षित तो नहीं कर रहे। जब इलेक्ट्रॉन आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं तो प्रोटॉन का आवेश भी तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इस प्रोटॉन ने इनको प्रतिकर्षित कैसे कर दिया? इस प्रोटॉन ने इसको प्रतिकर्षित कैसे कर दिया? 79 इलेक्ट्रॉन जब इसे आकर्षित नहीं कर पाए तो 79 प्रोटॉन 79 जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की कुल संख्या होगी, इसमें से जो प्रोटॉन है वो इसे प्रतिकर्षित कैसे कर दिया? तो एक उदाहरण लेते हैं अपन। जो एक पत्थर रखा हुआ था 50 किलोग्राम का, ध्यान से समझना मेरी बात को। 20 बच्चे ऐसे थे जिनमें सभी में 5-5 किलोग्राम के पत्थर को सरकाने की क्षमता थी। वो 20 बच्चे एक एक करके आए, उस पत्थर को सरकाने का प्रयास किया। क्या वो पत्थर सरकेगा? बच्चों बताओ, क्या वो पत्थर सरकेगा? क्या सर? एक पत्थर है 50 किलोग्राम का, उसको सरकाने के लिए 20 बच्चे खड़े हुए हैं। प्रत्येक बच्चा जो है वो 5-5 किलोग्राम के पत्थर को तो सरका सकता है, 5 किलोग्राम से ज्यादा के वजन के पत्थर को नहीं सरका सकता है।
अब उस पत्थर को सरकाने के लिए एक एक करके बच्चे आ रहे हैं। पहले एक बच्चा आया, उसने प्रयास किया, वो हट गया। दूसरे ने प्रयास किया, वो हट गया। तीसरे ने प्रयास किया, वो हट गया। चौथे ने प्रयास किया, वो हट गया। क्या इनमें से कोई भी बच्चा उस पत्थर को सरका पाएगा? नहीं सर। नहीं सर, अगर सभी साथ में लगे तो हम सरका सकते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल इसने सही कहा कि अगर ये सारे एक साथ बल लगाएं, सारे एक साथ बल लगाएं तो इसको सरका सकते हैं। तो ये जो नाभिक की परिघटना हम पढ़ रहे हैं, इसमें भी यही कयास लगाया गया कि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नाभिक में, ये परमाणु में चारों ओर बिखरे हुए हैं, एक जगह नहीं है। और इस वजह से अल्फा कण पर एक बार में एक ही जो ये इलेक्ट्रॉन है वो बल लगा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह से बल लगा रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरी जगह से। यानी कि ये जो बल है वो सभी इलेक्ट्रॉन अलग अलग लगा रहे हैं और इस वजह से आकर्षित नहीं हो रहा है। पर अगर ये धनावेश से आकर्षित हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये सारा का सारा धनावेश एक ही जगह इकट्ठा होकर के एक बड़ा आवेश बना रहा है और उस बड़े आवेश की वजह से इस पर एक बल लग रहा है। ठीक है, ये बड़ा आवेश बना रहा है। यानी दो बातें हमें पता चल गई, एक तो अल्फा कण का प्रकीर्णन हो रहा है तो मतलब धनावेश ने बल लगाया है, और दूसरा कि वो धनावेश बिखरा हुआ नहीं है इलेक्ट्रॉन की तरह, वो एक जगह ही है। अगर वो बिखरा हुआ होता तो जैसे इलेक्ट्रॉन आकर्षित नहीं कर पाया वैसे ये प्रोटॉन भी इसे प्रतिकर्षित नहीं कर पाता। चूंकि ये एक ही जगह है और इस वजह से इस आवेश का जो प्रभाव है वो इन आवेशों के युग्म से मिलकर के बनने वाले नए आवेश के बराबर है, इस वजह से इसे प्रतिकर्षित कर रहा है। अब इसमें भी एक खास बात और थी कि हम ये कहें कि ये नाभिक है और इसके पास में से निकलने वाले 5 अल्फा कण तो कम कोण से मुड़े और 2 अल्फा कोण ज्यादा कोण से मुड़े। इसका मतलब यह हुआ कि 2 पर ज्यादा बल लगाए और 5 पर कम बल लगाए। तो कोई भी आवेश जब बल लगाता है बच्चों, तो ये जो बल होता है वो दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला तो जिस पर बल लग रहा है उसके आवेश और जो बल लगा रहा है उसके आवेश पर, ठीक है, और दूसरा इनके बीच की दूरी पर। तो अल्फा कण ये जो 5 थे और ये जो 2 अल्फा कण थे, ये जो 5 अल्फा कण हैं और ये जो 2 अल्फा कण हैं, इन पांचों में भी उतना ही आवेश है जितना कि इन 2 में है, और परमाणु में तो आवेश, तो आवेश का मान तो इन पांचों के लिए और इन दोनों के लिए बराबर है। इसका मतलब ये जो बल कम ज्यादा लग रहा है वो आवेश की वजह से नहीं लग रहा है, दूरी की वजह से लग रहा है। डेफिनेटली जो कम दूरी पर है उन पर ज्यादा बल लग रहा है और जो ज्यादा दूरी पर है वो कम बल, उन पर कम बल लग रहा है। ठीक है, अब सोचो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये एक वस्तु थी, इसकी तरफ आपने पत्थर फेंका, आपने 10 पत्थर फेंके, ठीक है ना। ये 10 पत्थरों में से मैं कहता हूं कि 4 पत्थर जो हैं वो इससे दूर हैं और 1 पत्थर इसके पास में है और बाकी के 5 पत्थर इससे बहुत ज्यादा दूर है। तो ये दूरी 2 ही स्थितियों में कम ज्यादा हो सकती है। एक तो आप इन सभी पत्थरों को अलग अलग दिशाओं में फेंको, और दूसरा कि ये जो पत्थर जिस पर आप निशाना लगा रहे थे, ये जो ऑब्जेक्ट है जिस पर आप निशाना लगा रहे थे, ये बहुत छोटा हो। अगर छोटा होगा तो इसके निकट से गुजरने वालों की संख्या कम होगी और इससे दूर से गुजरने वालों की संख्या ज्यादा होगी। तो ज्यादा कोण से मुड़ने वाले अल्फा कणों की संख्या कम थी और कम कोण से मुड़ने वाले अल्फा कणों की संख्या ज्यादा थी, और लगभग कई किताबें कहती है कि 8000 में से 1, कई किताबें कहती है कि 20,000 में से 1, पर मैं ये कहता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में से 1 अल्फा कण ऐसा था जो वापस यू टर्न उसने ले लिया, 180 डिग्री के कोण से मुड़ गया। अब अगर मैं कहूं कि 8000 में से भी 1 अल्फा कण ही मुड़ रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 अल्फा कण ही इसके प्रभाव क्षेत्र में आ रहा है। अगर ये बड़ा होता धनावेश तो ज्यादा इसके प्रभाव क्षेत्र में आते। इस बात से ये पता चल रहा है 8000 में से 1 या 20,000 में से 1 ही अल्फा कण मुड़ रहा है, मतलब इसका जो परिक्षेत्र है, ये जो धनावेश जो इसे
इस अल्फा कण को प्रतिकर्षित कर रहा है, उसका जो परिक्षेत्र है वो बहुत छोटा है। तो इस बात से एक बात और पता चली अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से कि जो परमाणु का नाभिक है, सॉरी, परमाणु का जो धनावेश है वो एक ही जगह पर है और एक बहुत छोटे से एरिया में रखा हुआ है। ये जो बहुत छोटा सा एरिया है इसे नाभिक का नाम दिया गया। तो रदरफोर्ड के परमाणु प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग जो था रदरफोर्ड मॉडल में, जो कि गाइगर और मॉसडन ने किया था, उस प्रयोग से ये पता चला कि परमाणु का समस्त धनावेश एक छोटे से स्थान पर केंद्रित होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं, अति सूक्ष्म भाग में केंद्रित है जिसे हम नाभिक कहते हैं। आगे और भी प्रयोग हुए जिसमें से एक प्रयोग चैडविक का प्रयोग भी बहुत फेमस है, चैडविक का अध्ययन भी बहुत फेमस है, चैडविक की गणना भी बहुत फेमस है और उन्होंने बाद में जाकर के ये खोज की कि नाभिक में केवल प्रोटॉन नहीं होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन भी होता है जो कि अनावेशित होता है। तो नाभिक में दो कण होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन जो, तो परमाणु के नाभिक जो साइज है वो बहुत। अब एक गलतफहमी आपके दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि ये परमाणु है और परमाणु में ऐसा कोई गोला है जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नहीं रहते हैं, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नहीं रहते हैं। जिस जगह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं उस जगह को नाभिक कहते हैं। जैसे उदाहरण ले रहा हूं मैं कि आप सब 17 नंबर कमरे में बैठते हो, ठीक है, कोई पूछे भाई कक्षा 12 कहां है, 17 नंबर में। कक्षा 12 कहां है, 17 नंबर में। अगर आप पेड़ के नीचे बैठ जाओ तो कक्षा 12 कहां हो जाएगी, पेड़ के नीचे। यानी कि कक्षा कोई कमरा नहीं है, कक्षा उन बच्चों का एक समूह है जो उसमें पढ़ते हैं। ऐसे ही नाभिक कोई कमरा नहीं है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, जिस जगह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं उस जगह को हम नाभिक कहते हैं। जैसे मान लो कि ये जो न्यूक्लियॉन से गेहूं के कुछ दाने हैं, अब आपने वो गेहूं के कुछ दाने टेबल पे एक जगह रख दिए, तो जिस जगह वो रखे हुए हैं, जितना एरिया उन्होंने घेरा हुआ है, वो एरिया जो है वो नाभिक है। ऐसी उसमें कोई बाउंड्री नहीं बनी हुई है, कोई कमरा नहीं बना हुआ है। ये हमेशा याद रखना कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नहीं रहते हैं, जहां न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं उस स्थान को नाभिक कहा जाता है। ठीक है, तो हमें कुछ विशेष बातें यहां से पता चली हैं। सर, धनावेश का अधिकांश भाग खोखला होता है। सर, ये बात समझ में नहीं आई आज, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। धनावेश कब कहा मैंने? धनावेश का नहीं बेटा, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, धनावेश का नहीं। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। ये परमाणु है, जब इस पर अल्फा कण की बौछार कराई तो सीधे निकल गए। ये किस बात का प्रतीक है कि ना तो कोई इनको आकर्षित करने वाला था यहाँ पर और ना ही कोई प्रतिकर्षित करने वाला था। इन पर बल लगाने वाला कोई नहीं था, इनको रोकने वाला, इनको टोकने वाला, इनको प्रकीर्णित करने वाला कोई भी नहीं था। ये इस बात का प्रतीक है कि जो अधिकांश भाग है वो रिक्त है। अधिकांश भाग जो है परमाणु का वो रिक्त है। ठीक है, अब आपको एक खास बात और बताऊं मैं, एक बात और समझना है इसको। कोई हो सकता है मैंने मेरे मुंह से गलत निकल गया हो, आयुष शर्मा ने कहा कि गलत, मैंने हो सकता है मैंने धनावेश बोल दिया हो, धनावेश का अधिकांश भाग खोखला होता है। मैं कहना चाहता था परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। एक और खास बात बता रहा हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये पदार्थ है, ये परमाणु है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एक नाभिक है। अब आप ये मत सोचना कि ऐसा कोई कमरा बना हुआ है, फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, ऐसा कोई कमरा नहीं है। जैसे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड में एक सूर्य है, इसके चारों ओर बहुत सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। अब इनको जोड़ने के लिए यहां पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है, यहां कोई चीज रखी हुई है क्या? इन दोनों के बीच में एक स्थान क्या है? खाली स्थान है। तो जैसे ब्रह्मांड है, उसमें सूर्य तो हो गया नाभिक और बाकी ग्रह क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ में आई बात कि नहीं? तो आप इमेजिन करो
कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक का समूह है वो परमाणु कहलाता है। परमाणु कोई वस्तु नहीं है। आप ये नहीं समझ लें कि भाई एक गोल रोटी वृत्ताकार रोटी है और वृत्ताकार रोटी में ऐसे कमरे बने हुए हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है ना, और यहाँ नाभिक रहता है, और जहां इलेक्ट्रॉन और नाभिक नहीं रहता वहां बीच में रोटी है। रोटी वोटी कुछ नहीं है। इमेजिन करो, कर सकते हो इमेजिन? आप सोचो कि एक बच्चा बीच में खड़ा हुआ है, उसके चारों तरफ बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं तो होंगे, वो धरती पर है। अब सोचो कि ये बच्चे सब हवा में होते, तो इसी तरह का परमाणु है, बीच में कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में कुछ भी नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन और नाभिक जो है वो किसी वस्तु के अंदर धसे हुए नहीं है, क्योंकि हमें जब पढ़ाया जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल पढ़ाया जाता है कि किसी भी पदार्थ में जो धनावेश और ऋणावेश हैं, आवेश हैं, वो तरबूज में भी अद्राक्षिक होते हैं, तो हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ जैसे तरबूज में बीज है ऐसे इलेक्ट्रॉन है, और बीच बीच में जैसे तरबूज में लाल लाल होता है वैसा इसमें भी कुछ ना कुछ होगा। नहीं, कुछ नहीं है। जैसे सूर्य को पृथ्वी से जोड़ने के लिए कोई रस्सी नहीं बंधी हुई, कोई चैन नहीं बंधी हुई है, कोई कुछ नहीं है, केवल एक आकर्षण बल है जो दिखाई नहीं देता हमको, हम उसे केवल महसूस कर सकते हैं, उसके प्रभाव को देख सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी एक आकर्षण बल है। ठीक है बच्चों? तो अपनी इमेजिनेशन जो हमने दिमाग में फिट की हुई है ना, उसको बिल्कुल निकाल दो कि परमाणु ऐसा गोला होता है, उसमें यहाँ नाभिक होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन होता है, और जहां नाभिक और इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं होता वहां बीच में कुछ ना कुछ होता होगा। कुछ नहीं होता, खाली। ठीक है? तो ये नाभिक की संरचना की बात थी। अब नाभिक में जैसे हमने कहा कि दो तरह के कण होते हैं, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। तो जो प्रोटॉन है वो धनावेशित होता है। इसकी जो खोज है वो गोल्डस्टीन ने की थी, प्रोटॉन की खोज। ये रदरफोर्ड ने तो केवल ये बताया था गाइगर और मॉर्सन के प्रयोग से कि सारे प्रोटॉन एक ही जगह रहते हैं। परमाणु की संरचना बताई थी, उन्होंने प्रोटॉन की खोज नहीं की थी। उन्होंने प्रोटॉन की खोज नहीं की है। गाइगर और मॉर्सन के प्रयोग से केवल ये पता चला है कि परमाणु में ऐसा कोई नाभिक नाम की कोई चीज होती है। हम नाभिक नाम की कोई चीज मान सकते हैं जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। हम ये कहें कि उस जगह को हम नाभिक कह सकते हैं जहां न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, लेकिन उस समय तक भी न्यूट्रॉन के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। ये नाभिक में पाया जाता है, या हम ये कहें कि ये जहां रहता है वो जगह नाभिक है। इसका जो आवेश है प्रोटॉन का वो उतना ही होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। चैडविक ने कई प्रयोगों में न्यूट्रॉन की खोज की। आगे वाले टॉपिकों में हम पढ़ेंगे कि कैसे न्यूट्रॉन की खोज हुई, लेकिन फिलहाल के लिए मान लो कि न्यूट्रॉन की खोज हो गई है। तो न्यूट्रॉन की अगर प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो न्यूट्रॉन जो होता है वो विद्युत उदासीन होता है। इसकी खोज मिस्टर जेम्स चैडविक ने की थी। और इसके साथ में हम एक बात और कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन जो होता है वो उसी जगह पर होता है जिस जगह पर प्रोटॉन होता है, जिस जगह पर प्रोटॉन होता है। अब उसी जगह पर क्यों होता है तो इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम। एक चीज और है कि जो न्यूट्रॉन है चूंकि विद्युत उदासीन है तो इस पर आवेश का मान 0 होगा। प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो एग्जैक्टली तो बराबर नहीं होता है, लेकिन लगभग बराबर होता है। और जब हम रफली इसका द्रव्यमान लिखते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का ही द्रव्यमान 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम लिखते हैं। लेकिन प्रोटॉन का जो एग्जैक्ट द्रव्यमान है वो होता है 1.673 × 10⁻⁻27, और न्यूट्रॉन का है 1.675 × 10⁻⁻27। ठीक है? यानी कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से ज्यादा होता है। यानी परमाणु में सबसे भारी कण होता है न्यूट्रॉन, उससे जस्ट बराबर या थोड़ा सा कम द्रव्यमान का कण होता है प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तुलना में सबसे कम होता है। अब कोई भी परमाणु को जब हम लिखते हैं तो उसके लिखने का एक तरीका है, दो तरीके से लिखा जाता है। मान लीजिए ये X जो है, अपन परमाणु को लिख रहे हैं तो एक तरफ Z और एक तरफ ऊपर A, लेफ्ट साइड में Z और राइट साइड में A, या X के लेफ्ट साइड में Z और राइट साइड में A, लेकिन Z को नीचे और A को ऊपर। अब ये Z और A क्या है? Z जो है वो है परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की
संख्या जो कि अद्वितीय हो सकती है। दूसरा, अद्वितीय होने का मतलब क्या है कि अगर ये परमाणु क्रमांक सेम हुआ तो दो अलग अलग परमाणुओं को भी हम एक ही नाम देंगे। दूसरा है ए जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की कुल संख्या है, इसको अपन कहते हैं द्रव्यमान संख्या। ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ये दोनों ही नाभिक में रहते हैं, इसलिए इन्हें नाभिकीय कण, जिसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं नाभिकीय, मैंने पहले भी कहा था कण के लिए हम ऑन काम में लेते हैं और नाभिक के लिए हम न्यूक्लियस, इसलिए इसको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियॉन्स हर उस कण को कहा जाता है जो नाभिक में रहता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कॉमन नाम क्या है? नाभिकीय कण यानी कि न्यूक्लियॉन्स। तो जो द्रव्यमान संख्या है वो न्यूक्लियनों की कुल संख्या का योग है, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की कुल संख्या का योग, ये तो हो गया ए। और जो प्रोटॉन की संख्या है वो कहलाएगी जेड। ठीक है, अब देखो इस धरा पर जितने भी परमाणु की खोज की गई है उन परमाणुओं के नाभिकों में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों और परमाणु के बाहर इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर इनको विभिन्न वर्गों में डाला गया। इसमें सबसे पहले हम उन परमाणुओं की बात करेंगे जिन परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं है। वे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती है, आवर्त सारणी में उनको एक ही स्थान पर रखा गया है, इसलिए ऐसे परमाणुओं को हम कहते हैं समस्थानिक। और समस्थानिकों में जितने भी परमाणु हैं इस दुनिया में अधिकांश परमाणुओं के समस्थानिक है। ऐसा नहीं कि हम 2-3 परमाणु जिनके बारे में पढ़ते हैं केवल उन्हीं के समस्थानिक है, अधिकांश परमाणुओं के समस्थानिक है। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं पानी में जो हाइड्रोजन पाया जाता है उसकी, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। पहला वो जो हाइड्रोजन जिसमें एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। दूसरा वो जिसमें एक प्रोटॉन होता है और एक ही न्यूट्रॉन होता है, इसलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की कुल संख्या हो जाती है 2। और तीसरा वो जिसमें एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, और एक ही 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत खास बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर ये जो मैंने लिखा है 1H1 जिसमें एक प्रोटॉन है, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी है तो इसे हम कहेंगे हाइड्रोजन। और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है यानी हम केवल नाभिक की बात कर रहे हैं, तो नाभिक कैसा होता बच्चों? धनावेशित। और पुराने समय में ये प्रथा थी कि जो धनावेशित चीजें होती है उनके पीछे ईएम लगाया जाता था। जैसे आपने नाम भी सुना होगा अमोनियम, कैल्शियम, बेरिलियम, इस तरह के नाम आपने सुने होंगे, रेडियम, पोटेशियम, ये नाम आपने सबने सुने होंगे, पोलोनियम। धनावेशित चीजों के पीछे लगाए जाते थे नॉर्मली, ये एक प्रथा थी। अब ये केमिस्ट्री में प्रथा कैसे चलन में आई है मैं भी, इसका मुझे भी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर ये जो मैं बात कर रहा हूं परमाणु की 1H1 ये इलेक्ट्रॉन रहित है यानी केवल नाभिक है, तो इसको हाइड्रोजन परमाणु नहीं कहकर के इसको कहा जाता है प्रोटियम। इसको क्या कहा जाता है? प्रोटियम। इसी तरीके से जो हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक है जिसको इलेक्ट्रॉन हो तो ड्यूट्रॉन कहते हैं अपन। इलेक्ट्रॉन अगर इसमें है तो ड्यूट्रॉन कहते हैं इसको अपन। लेकिन अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए यानी इस ड्यूट्रॉन के केवल नाभिक की बात करें तो इसे ड्यूट्रीरियम कहते हैं। और इसी प्रकार से 3 न्यूक्लियॉन वाला यानी 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन वाले हाइड्रोजन नाभिक के समस्थानिक को ट्राइटियम कहा जाता है। ठीक है, ट्राइटियम। इसी प्रकार से अगर हम बात करें और भी, तो आप सब ने सुना होगा कार्बन के बारे में। कार्बन के बारे में सबने सुना है? कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका जो द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है 12। ये आपने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में कार्बनिक रसायन में हर जगह पढ़ा है, हर जगह।
पर आपको एक आश्चर्यचकित कर देने वाली बात बताता हूं कि हमारे शरीर में जो कार्बन है, उस कार्बन में से कुछ मात्रा, या हम कहे ज्यादा मात्रा, ज्यादा या कम ये तो बायोलॉजी वाले ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर में जो कार्बन है वो ये वाला कार्बन नहीं है। हमारे शरीर में जो कार्बन है वो ऐसा कार्बन है जिसमें 6 तो प्रोटॉन है लेकिन न्यूट्रॉन 8 है। इसे कहते हैं अपन C6 14। और यही कार्बन हमारे यानी सजीवों के अवशेषों से उन अवशेषों की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेंटिंग पद्धति में उपयोग में लिया जाता है। जब तक हम जिंदा हैं इस कार्बन की आपूर्ति हमारे शरीर में होती रहती है, लेकिन जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो इसकी आपूर्ति तो बंद हो जाती है, बस इसका विघटन चलता है। उस विघटन की अर्ध आयु, उस कार्बन की अर्ध आयु से इसकी कैलकुलेशन करके जीवाश्म की आयु निकाली जा सकती है। तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनके समस्थानिक इस दुनिया में विद्यमान है। तो समस्थानिक अगर को पूछे क्या है तो हम कहेंगे कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान हो, प्रोटॉन की संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक तो समान हो, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो। और अगर न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हुई तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कुल संख्या भी अलग अलग होगी, यानी कि द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों यानी कि परमाणु क्रमांक का मान समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या और यहां पर या मत लिखना, और द्रव्यमान संख्या का मान अलग अलग हो, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। इनको रासायनिक सारणी, जो आपके सारणी है उसको अपन क्या कहते हैं, आवर्त सारणी, उसमें एक ही स्थान दिया गया है, पर इनके जो रासायनिक गुण है ना वो अलग अलग है। और ये आप अगर नोटिस करना चाहो तो हम सब जानते हैं एक पानी होता है जिसको अपन कहते हैं हल्का पानी और एक कहते हैं हम भारी पानी। भारी पानी कहते हैं ना, भारी पानी में हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम का जो परमाणु होता है, ड्यूट्रॉन जो होता है वो होता है। दूसरे होते हैं समभारिक, हमने पढ़ा समस्थानिक के बारे में। अब समभारिक वो परमाणु है जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की कुल संख्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की कुल संख्या वो क्या कहते हैं बच्चों, हम द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या तो समान है लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो संख्याएं हैं वो अलग अलग है, यानी परमाणु क्रमांक अलग अलग। अब जब परमाणु क्रमांक अलग अलग हो गया तो ये एक ही तत्व के दो परमाणु नहीं होंगे, ये दो अलग अलग परमाणु होंगे। जैसे उदाहरण लेते हैं, अभी अभी हमने देखा कार्बन का एक समस्थानिक क्या है, C614। और अगर मैं नाइट्रोजन के एक परमाणु की बात करूं, एक नाभिक की बात करूं, तो उसमें 7 प्रोटॉन होते हैं और 7 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो परमाणु क्रमांक तो हो गया 7, लेकिन द्रव्यमान संख्या हो गई 7 दूना 14। तो आप देखो कार्बन में और नाइट्रोजन में, इन दोनों में ए का मान तो समान है लेकिन जेड का मान अलग अलग है। यानी ऐसे परमाणु, ऐसे नाभिक जिनमें द्रव्यमान संख्या का मान तो समान होता है परंतु इनमें परमाणु क्रमांक का मान समान नहीं होता है, इन्हें हम समभारिक परमाणु कहते हैं। अब एक बात और ध्यान रखना कि इन सब के उदाहरण भी पूछे जाते हैं, तो परीक्षा में आप इनके उदाहरण भी दें। कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12 और एक 14, ठीक है ना, ये तो मुझे पता है। और भी कोई होता होगा तो आपको केमिस्ट्री वाले ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है, पर ये 2 तो कंफर्म होते हैं। दूसरे हैं समन्यूट्रॉनिक। समभारिक पढ़ लिया हमने, समस्थानिक पढ़ लिए, नाम से पता चल रहा समन्यूट्रॉनिक, नाम से पता चल रहा है कि जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो वो समन्यूट्रॉनिक। तो ऐसे पदार्थ जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान हो लेकिन प्रोटॉनों की संख्या समान नहीं हो। अब देखो क्या होगा कि बच्चों अगर मैं लिखूं x, इसमें z का मान मैंने लिख दिया मान लो 6, और दूसरा परमाणु है मेरे पास में y जिसमें z का मान लिख दिया मैंने मान लो 7, ठीक है ना। यानी कि हम ये कहेंगे कि ये जो y है इसमें प्रोटॉनों की संख्या 7 और x में प्रोटॉनों की संख्या 6 है, ठीक है। पहचानने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। अब अगर न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों में 6-6 हो तो x में a का मान कितना आ जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या 6 प्लस प्रोटॉनों की संख्या 6 यानी कि 12, और y में, x में, और y में कितना आ जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या 6 और प्रोटॉनों की संख्या 7 यानी कि 13। तो इसमें ना तो a मैच कर रहा है
और ना ही जेड मैच कर रहा है। हमने जो अभी तक देखे उनमें से आप अगर समस्थानिक की बात करोगे तो समस्थानिक में जेड एक जैसा आएगा, समभारिक में ए एक जैसा आएगा, लेकिन सम न्यूट्रॉनिक में ना तो जेड एक जैसा आएगा ना ए एक जैसा। तो हम क्या कहेंगे कि वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या समान नहीं होती है, उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। ऐसे परमाणुओं का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों ही अलग अलग होते हैं। ठीक है। इसके बाद में प्रतीप नाभिक। प्रतीप नाभिक किसको कहेंगे? प्रतीप नाभिक उन नाभिकों को कहेंगे जैसे मान लो एक्स है, ठीक है, इसमें ए का मान 13 है और वाई है, इसमें भी ए का मान 13 है, ठीक है ना, ए का मान दोनों में 13 13 है, इसमें ये 6 है, इसमें ये 7 है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें प्रोटॉनों की संख्या एक्स में लिखना चाहूं प्रोटॉनों की संख्या, तो हम कहेंगे 6 है। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 7। लेकिन वाई में अगर हम देखें तो प्रोटॉनों की संख्या है 7 और न्यूट्रॉनों की संख्या है 6। तो केवल ए बराबर होने से ऐसा नहीं होगा कि ए बराबर हो गया तो ये दोनों बराबर हो गए, नहीं। एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या और दूसरे परमाणु में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या एक दूसरे के विपरीत हो, यानी एक में जितनी प्रोटॉन है दूसरे में उतने न्यूट्रॉन हो, एक में जितने न्यूट्रॉन है दूसरे में उतने प्रोटॉन हो, तो हम ऐसे नाभिकों को कहते हैं प्रतीप नाभिक। ठीक है। अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक उदाहरण पढ़ा, ध्यान से समझना, हम इसमें गड़बड़ कर देते हैं। प्रतीप नाभिकों में क्या होगा? ए का मान बराबर आएगा। अब हमने समभारिक का उदाहरण पढ़ा कि कार्बन 6 14 और नाइट्रोजन 7 14, इसमें भी ए का मान बराबर है, लेकिन ये प्रतीप नाभिक नहीं है, क्योंकि कार्बन में प्रोटॉन है 6 और न्यूट्रॉन है 8, जबकि इस नाइट्रोजन में प्रोटॉन है 7 और न्यूट्रॉन है 7। तो इंटरचेंज हुई क्या संख्या? ये देखो, ये 6 थे जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या 7 है। कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉन है 8 है, लेकिन इसमें प्रोटॉनों की संख्या 7 है। एक परमाणु में जो प्रोटॉनों की संख्या हो उतनी ही संख्या अगर दूसरे परमाणु में न्यूट्रॉनों की, और एक परमाणु में जितने न्यूट्रॉनों की संख्या हो दूसरे परमाणु में उतनी ही संख्या प्रोटॉन की हो, तब हम इनको प्रतीप नाभिक कह देते हैं। ठीक है। अब जैसे इसका उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको, एक उदाहरण यहां पे अभी समझ में आ जाएगा आपको वो उदाहरण। प्रतीप नाभिक का हम उदाहरण यहां पर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन की बात करते हैं हम। ऑक्सीजन जो है उसमें 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का एक समस्थानिक होता है, एक समस्थानिक होता है जिसमें 17 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन टोटल, यानी कि 9 प्रोटॉन होते हैं, 9 न्यूट्रॉन होते हैं इसमें। ऐसे अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो 9 प्रोटॉन होते हैं और 8 इसमें न्यूट्रॉन होते हैं, इसके एक समस्थानिक में, केवल समस्थानिक की बात कर रहे हैं हम। अब इन दोनों में अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कितने हैं? 9 है। लेकिन फ्लोरीन में कितना हो रहा है? प्रोटॉनों की संख्या 9 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 8 है। तो देखो, ऑक्सीजन में जितने प्रोटॉन है फ्लोरीन में उतने न्यूट्रॉन है, ऑक्सीजन में जितने न्यूट्रॉन है फ्लोरीन में उतने प्रोटॉन है। तो इसको अपन क्या कहेंगे? प्रतीप नाभिक कहेंगे। इसको अपन क्या कहेंगे? प्रतीप नाभिक। तो हमने आज विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं देखी।